सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रत्येक दिन की तरह आज हम एक नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सभी के सामने आयुर्वेद को एक अच्छे और ऊंचे और सुदृढ़ आयाम पर पहुंचाने के लिए और अनेक श्रेष्ठ वैद्यों को निर्माण करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मर्म चिकित्सा आज के प्रेजेंटेशन का अपना टॉपिक रहेगा और इस प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर गौरव फूल, बीएमएस, एमएस, पीएचडी इन शल्य तंत्र आज के हमारे स्पीकर है। हु इज प्रेजेंटली वर्किंग एज अ डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट द चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, न्यू दिल्ली में अभी वर्तमान समय में आप कार्य कर रहे हैं। और डॉक्टर गौरव जी का एक संक्षिप्त परिचय, जैसे हम प्रत्येक व्याख्यान से पहले स्पीकर का परिचय लेते हैं और उसमें उसी की तरह मैं आज भी डॉक्टर गौरव जी का परिचय आप सबके सामने रख रही हूँ। आपने ग्रेजुएट फ्रॉम राजीव गांधी यानी RGG PG AC पपरोला, हिमाचल प्रदेश से आपने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। शल्य तंत्र एमएस आपने वहीं से सेम कॉलेज से पूरा किया। यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी फ्रॉम शल्य तंत्र इन फ्रॉम द पारुल यूनिवर्सिटी, गुजरात से आपने पूरी की है। आप ऑल इंडिया टॉपर पीजी एंट्रेंस 2007 में आप रहे हुए हैं और एज ए हाउस फिजिशियन आपने शल्य डिपार्टमेंट शालक्य डिपार्टमेंट में पपरोला में अपनी सेवाएं 2006-7 में दी हुई है। इसके सिवाय मैं देख रही थी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस को आप धारण करते हैं और बहुत सारा लंबा बायोडेटा है, तो मैं इसको ब्रीफ में देने की कोशिश करती हूँ, जिसमें बहुत सारे कैंप्स, बहुत सारे जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल्स में आप रिव्यूअर के रूप में है। आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी आपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर मुक्तसर MBAC में आपने मुक्तसर पंजाब में आप 2010-11 में काम किया है। इसके सिवाय आप अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली हुई है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग जो जहाँ सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें भी आपने अपना योगदान दिया हुआ है, जिसमें मैं कुछ आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि you are also previously member of the selection committee of the SGT University Gurugram. You have also member of so many other committees of the CB PACS New Delhi, including the committee for the formation of the protocol of the Ayush intervene related research study for SARS-CoV-2 infection in April 2020। और आपने मर्म चिकित्सा के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया है। यू हैव सेट ए सेपरेट यूनिट इन द मर्म चिकित्सा एंड पेन मैनेजमेंट क्लिनिक at CBPACS in the 2016, or you have visited as an expert of Marma Alabu Chikitsa in many multi-specialists workshop conducted by RAV Department of Ayush and CCRAS in the Delhi, Haryana, Himachal and so many other Ayurvedic college across the country. You are also resource person in so many नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार्स, जिसमें से WAC वैक 2018 अहमदाबाद और IISF कोलकाता, NBT हेल्थ कॉन्क्लेव एट न्यू दिल्ली। यू हैव आल्सो चेयर्ड so many sessions in the national and international seminars at the various places और बहुत सारे आपने रेसिपिएंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड भी है आपके नाम पे, जिसमें वैद्य चंद्र प्रकाश अवार्ड फ्रॉम द विश्व आयुर्वेद संगठन इन द अक्टूबर 2020, Sutra Excellence Award in the January 2021, and also you are awarded at a Hakim Ajmal Khan Memorial Award by the Honorable Health Minister of Delhi in the 2021. You have also got Web Excellence Award in 2021, Youth Icon Award from the Jivan Amrit, and you have also write a book or won a prize Best Book Author Award भी आपके नाम है। इनोवेटिव नॉलेज शेयरिंग रिसर्च अवार्ड भी आपके नाम है आयुषशाला कॉन्क्लेव 2023। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे विद्वान
स्पीकर का आज हमें साथ मिला है। मैंने बहुत छोटे उसमें कोशिश की है, उसमें बहुत सारे जर्नल आर्टिकल, सीएमई में आपका पार्टिसिपेशन बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर भी हमारा आपके एक्सेलेंट सीवी की तरफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। आजकल स्टूडेंट्स भी मर्म चिकित्सा के ऊपर बहुत अच्छा जानना चाहते हैं। मरम्मत की टेक्निक कितने समय तक करना और कब उसकी फ्रीक्वेंसी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, समय क्या रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिज्ञासावश मैंने सुने हुए हैं। तो आज के लेक्चर्स के लिए मैं आपका विश्व आयुर्वेद परिषद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीएमई आयुर्वेद में मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर गौरव जी, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम डॉक्टर हेतल दवे को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो इतने सालों से लगातार हर हफ्ते वेबिनार्स सेमिनार्स करते आए हैं और मैं हमेशा देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पे। और बहुत लकी रहा हूँ कि बलदेव सर, डॉक्टर बलदेव दीवान का भी मार्गदर्शन मिलता रहा है मुझे। और आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो हमारा मोटो है इस प्लेटफॉर्म का, कि आयुर्वेद को देश की मुख्य धारा या मुख्य चिकित्सा पद्धति हमें बनाना है, तो उसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये एफर्ट कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैडम ने कहा, मर्म चिकित्सा के ऊपर हम बात करेंगे। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी मैम, ऑडिबल है क्लियरली? हाँ जी, क्लियरली ऑडिबल डॉक्टर साहब। ठीक है जी। तो कोई भी क्वेश्चंस या होंगे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग नोट डाउन करिएगा, तो हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद में और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मर्म चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये डॉक्टर डेविड फ्रॉले हैं, पंडित वामदेव शास्त्री, जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑथर हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं। नॉट ओनली आयुर्वेद, बेसिकली इंडियन सिस्टम जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, योग है, उसके ऊपर बहुत सारे व्याख्यान, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। तो इनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक ट्वीट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जो हमारी एलीट क्लास है वो इतना डरती क्यों है वैदिक साइंस से। तो studying it would take them out of their arrogance and superficiality. So this is very important. तो वैदिक एजुकेशन की तरफ हम सभी को पूरी बाहें खोल कर बढ़ना चाहिए, सो दैट हम विज्ञान को और आगे लेके जा सकें। खैर, मर्म चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो मर्म के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मर्म का मतलब होता है गूढ़ विज्ञान या कुछ रहस्यमय चीज। ठीक है। तो बेसिकली मर्म पॉइंट्स आर द important identifiable parts of our anatomy and reflect key physiological and psychological processes that occur within it. They are the key connecting points to all aspects of our energies, from innermost consciousness to the outermost physical organs. तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिर्फ वो एक शरीर में कुछ बिंदु ना समझकर उनको हमें ये समझना होगा कि उनको स्टिमुलेट कर कर हम शरीर की फिजियोलॉजी पे काम करते हैं, शरीर की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, तो वो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। मर्म पॉइंट्स होते हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके साथ बाह्य शरीर को जोड़ने का काम करते हैं मर्म पॉइंट्स। तो डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ रखी है। मर्माणी नाम मा शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपातः तेषु स्वभावता एषेव प्राणः तिष्ठन्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस लाइन, कि इन पे स्वभाव से ही प्राणों का अधिष्ठान रहता है। इसीलिए जब हम मर्म पे स्टिमुलेशन करते हैं तो हम बेसिकली प्राणिक एनर्जी को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो दे आर related to energies of body, mind, prana and dosh. They are primarily energetic centers where the life force accumulates and flows. Thus treating them is more a means of treating prana rather than simply working on the physical tissues or organs. तो ये ध्यान में रखने की चीज है। अब बात आती है मर्म चिकित्सा है क्या। बहुत अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है मर्म चिकित्सा। आज की डेट में बहुत सारा रिसर्च वर्क हो रहा है, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सामने रिजल्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। बट आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो हमेशा क्वेश्चन ये होता था कि मर्म चिकित्सा चिकित्सा के रूप में मर्म का वर्णन कहाँ मिलता है हमारी संहिताओं में। तो कई जगह यत्र तत्र हमें वर्णन मिलता है, परंतु एक कंसोलिडेट फॉर्म में नहीं मिलता।
और मर्म चिकित्सा है क्या, इस पे भी हमेशा क्वेश्चन रहता था। तो एक छोटी सी कोशिश की हमने कि मर्म चिकित्सा को परिभाषित करने की। तो वो कुछ इस तरह से है, उपचारात्मिकया दृष्ट्या शरीरस्य निर्दिष्टानानां यथा कालम यथा विधम च प्रेरणम मर्म चिकित्सा इति अभिधीयते। मतलब उपचार की दृष्टि से शरीर के निर्दिष्ट स्थानों, स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, जो कि मर्म पॉइंट्स है, यथा कालम एक स्पेसिफिक काल में, टाइम पीरियड में, यथा विधम एक पर्टिकुलर तरीके से जब हम प्रेरित करते हैं तो उसको ही मर्म चिकित्सा कहा जाता है। तो it is the precise art of touching an individual in exactly the right place at critical moment of time for the purpose of healing. So most important is कि for the purpose of healing we stimulate the मर्म points. हम सभी ने पढ़ा मर्यन्ति इति मर्माणि, इसी वजह से बहुत सारे लोग अभी भी ये विचार रखते हैं कि मर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फेटल होते हैं, मृत्यु हो सकती है। परंतु इसको एक तरह से इसको स्थापित करने के लिए मैं एक श्लोक आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारे रस रत्न समुच्चय का। मात्रया भक्षितम देवी विषम अपि अमृतायते, मात्रा अधिकम वरारोहे ही अमृतम ही विषम भवेत। तो इसमें क्या कहा कि मात्रा पे ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर सही मात्रा में विष का इस्तेमाल किया जाए तो वो अमृत की तरह काम करता है, और अगर मात्रा से अधिक दे दिया जाए तो वो वही विष बन जाता है, मृत्यु कारक होता है। जैसे कि हम बहुत सारे विष और उपविष यूज करते हैं अपनी दवाइयों में, रस औषधियों में, परंतु सही मात्रा में यूज करते हैं तो वो बिल्कुल अमृत की तरह काम करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम अग्निकर्म में इंटेंशनली पेशेंट को हीट करते हैं, अग्नि से उसको एक तरह से जलाते हैं, जबकि अगर प्रमाद दग्ध या इतरथा दग्ध हो जाए, बर्न्स हो जाए, तो वही उसके लिए मुसीबत बन जाती है। बर्न्स हो जाते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है जलने की वजह से लोगों की। तो दोनों ही चीज़ों में हम क्या देखते हैं कि सही मात्रा में इस्तेमाल करने पर यही थेरापेटिक रिजल्ट्स देते हैं, हमारे को हीलिंग करवाते हैं, बॉडी की कई बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उसी तरह मर्म पॉइंट्स को समझना चाहिए कि अगर सही मात्रा में इनको स्टिमुलेट किया जाएगा, सही प्रेशर के साथ, सही तरीके से, तो ये बिल्कुल क्विकली हमें रिजल्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होता है हमें बीमारियों में। और अगर उसी तरह उस पर अनकंट्रोल्ड ट्रॉमा होता है या अननेसेसरी चोट लगती है, कुछ होता है, तो वही मृत्यु कारक भी हो सकते हैं। तो डलन का जो ये रेफरेंस है मर्यन्ति इति मर्माणि, ये सही है अपनी जगह, परंतु इसी को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छे चिकित्सीय लाभ मर्म पॉइंट से पा सकते हैं। तो बेसिकली मर्म चिकित्सा इज एन emerging आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मॉडलिटी विच इज गेनिंग पॉपुलरिटी नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बेसिकली इट्स फोकस इज ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ सटल एनर्जी प्राण इन द बॉडी फॉर पर्पज ऑफ सपोर्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। सो दे are the vehicles to reach ultimate goal of Ayurveda, which is perfect health, firmly rooted in a vibrantly alive body and fully awakened mind. तो बेसिकली स्वास्थ्य का पूर्ण स्वास्थ्य गेन करने के लिए हमारे पास मर्म चिकित्सा का एक सहारा रहता है। और सुश्रुत ने इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए इतना तक कहा कि मर्माणि शल्य विषय अर्धम उदाहरंती, मतलब अगर शल्य विषय की बात करें तो मर्म विषय जो है वो शल्य विज्ञान का अर्ध ज्ञान है। तो जितने भी शल्य चिकित्सक होते हैं, अगर वो कोई भी शल्य चिकित्सा करना चाहते हैं, दे हैव टू नो अबाउट द मर्म पॉइंट्स, अदरवाइज दैट कैन बी फेटल। तो हाफ ऑफ द सक्सेस ऑफ सर्जरी डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ मर्म लोकेशंस। वंदे मातरम जो हमारा है उसमें भी अगर हम देखें तो देखिए मैंने स्टार से मार्क कर रखा है, यहाँ पर भी लिखा हमें मिलता है एक कोट जिसमें कहा गया है तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मा। तो यहाँ पर भी कहा गया मर्म की इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पर भी समझ में आती है कि कितना जरूरी है मर्म विज्ञान। आयुर्वेद का एक जो हमारी विशेषता है जो हमें डिफरेंशिएट करती है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, वो इस श्लोक में कहा गया है ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो न विशति तत्वविद आतुरस्य अंतरात्मानम न स रोगः चिकित्सति। सो जो आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने ज्ञान बुद्धि के थ्रू आतुर के अंतरात्मा मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचता, वो प्रॉपरली चिकित्सा नहीं कर सकता। परंतु यही हमारी खूबी है कि हम कोशिश करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, रोग के बेसिक कारण तक पहुंचे और उसके बाद उसकी चिकित्सा करें। तो ये जो एस्पेक्ट है इस पे काम करने के लिए मर्म चिकित्सा बहुत यूजफुल होती है, बिकॉज द एम्पैथेटिक एंड पॉजिटिव जेस्चर्स and affectionate touch by a compassionate clinician can bring about positive changes in physiological processes
and trigger the healing mechanism of the body. This helps in self defense from the ailments and negative energies. तो जो एम्पैथेटिक टच होता है एक चिकित्सक का, उसके थ्रू हम रोगी की सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और सही तरीके से उसको क्योर कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। जो लोग शंका रखते हैं उनके लिए कि सबसे पुराना हमारे विज्ञान की हमारे पास ट्रीटीज क्या है, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में सबसे पहले मर्म का वर्णन आया है। मर्म शब्द दो तरह से वर्मन और द्रापी की तरह यूज किया गया। उस समय जो शरीर के कवच होते थे, बहुत सारे युद्ध होते थे, तो अपने मर्म पॉइंट्स को बचाने के लिए जो बॉडी आर्मर हम यूज करते थे उनको वर्मन या द्रापी कहा जाता था। उसके बाद अथर्ववेद में भी कहा गया कि अपने मर्म बिंदुओं को बचाना है किसी भी इंजरी होने से। महाभारत में हमें कई रेफरेंसेस मिलते हैं मर्म के बारे में, जैसे कि मुख्यतः जब भीम ने दुर्योधन का वध किया था तो उसकी जांघ तोड़ दी थी, ऐसा हम सबने पढ़ा है, सुना है। तो वहां पर क्या होता है, उर्वी मर्म होता है और वो कालांतर प्राणहर मर्म होता है। तो उसकी वजह से रक्तस्राव की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हुई और ऐसा हम पढ़ते हैं कि वो 2-3 दिन तक तड़पता रहा था, 48 घंटे से ज्यादा, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो उर्वी मर्म का वहां पे हमें रेफरेंस मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने जब देह त्याग किया था तो उनको भी तल हृदय मर्म में बाण लग गया था। उसके बाद रामायण में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। भगवान राम जब रावण का वध करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो विभीषण ने उन्हें बताया कि इसके प्राण जो है नाभि में रहते हैं, और नाभि क्या है, सद्य प्राण हर मर्म। तो जैसे ही उन्होंने नाभि पे प्रहार किया, उन्होंने रावण का वध कर दिया। तो ऐसे कई रेफरेंसेस हमें ओल्ड हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में मिलते हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने पहली बार एक मर्म विज्ञान पे डिटेल में बात करी और एक पूरा चैप्टर जो है मर्म के ऊपर लिखा, मर्म शारीर, सुश्रुत शारीर स्थान, अध्याय 6। तो उसमें 107 मर्म का वर्णन आया। उसके बाद अष्टांग हृदय ने भी 107 मर्म की बात करी और आचार्य चरक ने सिर्फ काउंट तो बताया 107, परंतु त्रिमर्म की बात करी, जो बेसिक हमारे 3 मर्म। तो इसी तरह अलग अलग रेफरेंसेस हमें मिलते हैं मर्म विज्ञान के बारे में। अब आते हैं किस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं मर्म को, इसके भेद किस तरह से कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में काफी तरह से हमें इसको बताया गया है, दोष के अनुसार, रचना के अनुसार, स्थान के अनुसार, मर्माघात के अनुसार, महाभूत के अनुसार। तो इसी तरह अलग अलग तरह से डिफरेंशिएट किया गया है मर्म पॉइंट्स को। ब्रीफली जैसे दोष के अनुसार हम मर्म पॉइंट्स को बांट सकते हैं। हमारे सभी दोषों के स्थान शरीर में बताए गए हैं, जैसे वस्ति, पुरीशा, दानम, कटी, सक्तनी, पादावास्तनी च वात स्थानानि। तो इस तत्रपि पक्वाश्य विशेषण वात स्थानम। इसी तरह कफ, पित्त और कफ का भी बताया गया है। तो उसी तरह से मर्म पॉइंट्स भी अलग अलग दोष पे काम करने के लिए अलग अलग रहते हैं। रचना के अनुसार मुख्यतः 5, जैसे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि हमने पढ़ा। इसमें एक धमनी मर्म और आचार्य भागवत ने ऐड करा, परंतु उन्होंने भी 107 मर्म का ही डिवीजन किया। उन्होंने मर्म पॉइंट ज्यादा नहीं बताए, पर कुछ मर्म को उन्होंने धमनी मर्म मान लिया, जैसे कि गुद, अपस्तंभ, विदुर और श्रृंगाटक। तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गुद मर्म की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो आचार्य सुश्रुत जो है वो शरीर रचना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखा है, तो रचना में श्रेष्ठ माना जाता है सुश्रुत को। तो सुश्रुत ने रचना वाला एस्पेक्ट को कवर किया और इसलिए उसको मास मर्म बताया, क्योंकि वहां पर जो वली, गुदवलियां रहती है, स्फिंक्टर्स रहते हैं हमारे। परंतु आचार्य भागवत ने उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट ज्यादा लिया, तो जो वहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होती है, हमारी वेन्स होती हैं, तो उनको उसकी वजह से उन्होंने माना कि यहाँ पर अगर आघात होगा तो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि गुद भी एक सद्य प्राणहर मर्म है। तो इसलिए दोनों ने अपने अपने डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको देखा, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमें मिलता है कि सुश्रुत के अनुसार मास मर्म है और गुद जो है भागवत के अनुसार धमनी मर्म है। तो इसी तरह से अलग क्लासिफिकेशन थोड़ा सा हमें मिलता है, परंतु जो नंबर है और जो नाम है, स्थान है, वो सब सेम है दोनों ही संहिताओं में। फिर आता है आघात के अनुसार से 5 क्लासिफिकेशन हमें मिलती है, सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विशल्यघन, वैकल्यकर और रुजकर। तो इसमें सद्य प्राणहर 19 मर्म है, जो कि अगर उस पर इंजरी हो जाए तो एकदम से मृत्यु कारक होते हैं, जैसे कि त्रिमर्म है हमारे, गुद, वस्ति, नाभि, हृदय है और श्रृंगाटक मर्म है। तो ये इस तरह से हमारे 19 मर्म जो हैं, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, मातृका, गुद, हृदय, वस्ति और नाभि। तो इन सभी पे अगर इंजरी हो जाए तो विद इन 7 डेज या सद्य प्राणों का नाश हो सकता है, इसलिए इनको सद्य प्राणहर कहा जाता है। उसी तरह से 33 मर्म हमारे कालांतर प्राणहर है, विशल्यघन 3 है, वैकल्यकर 44 है और रुजाकर 8 है।
अब इसमें देखिए कितना स्टीक है ये सब कुछ, क्योंकि रुजाकर मर्म की अगर हम एग्जाम्पल लें तो रुजाकर मर्म क्या क्या है हमारे, गुल्फ, मणिबंध और कुर्सिर। तो ये तीनों ही मर्म पॉइंट्स कैसे हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर किसी का पाँव मुड़ जाता है, कभी एंकल स्प्रेन हो जाता है, तो उस समय के लिए तो उसकी चिकित्सा करके ठीक हो जाता है, वो कोई क्रेप बैंडेज लगा दे, लेप लगा दें, सेक कर लें, कुछ करके ठीक हो जाए। परंतु उसके बाद जब कभी भी विंटर्स आते हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ती है या ज़्यादा देर आप खड़े हो जाते हैं, तो फिर से दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रुजाकर मर्म है। इसी तरह रेस्ट में होता है, मणिबंध में होता है और इसी तरह कुर्सी में होता है। ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन हमें दिया गया है। और इसी के साथ हम पंच महाभौतिक क्लासिफिकेशन भी देखें तो सद्य प्राणहर जो होते हैं आग्नेय महाभूत के होते हैं, कालांतर आग्नेय प्लस सौम्य होते हैं। सौम्यता के होने की वजह से उनका जो मृत्यु कारकता है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। विशल्यगन वायु के कारण होते हैं, तो इसमें भी एकदम से मृत्यु कारक हो सकते हैं। वैकल्यकर सौम्य गुण वाले होते हैं, तो इसलिए विकलता उत्पन्न करते हैं, उनसे मृत्यु नहीं होती परंतु डिसेबिलिटी हो जाती है बॉडी में। और रुजाकर जो है अग्नि और वायु के से बने रहते हैं, तो इसलिए उसमें रुजा अत्यधिक मिलती है। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन एक क्लिनिशियन के लिए, वो है स्थानानुसार, साइट के हिसाब से। तो मर्माज आर 107 इन नंबर 107 अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, बट दे कैन बी मोर एज एनी सेंसिटिव पॉइंट ऑन द बॉडी इज अ पोटेंशियल मर्म। आचार्य भागवत ने बोला विषम स्पंदन जहां पर मिलता है या अत्यधिक रुजा, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड पेन जहां पर मिलती है, वो सभी मर्म पॉइंट्स होते हैं। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नंबर डिफाइन नहीं करा इसके अलावा, 107 के अलावा। तो ऐसा मान सकते हैं कि और भी मर्म पॉइंट्स बॉडी में हो सकते हैं जहां पर ये दो विषमताएं मिलती हैं। तो 107 की बात करें तो किस तरह क्लासिफाइड है, हर जो हमारी बाहु और जंघा है, मतलब हर लिम्ब में 11-11 मर्म होते हैं, 44 टोटल हो जाते हैं। जो आपका फ्रंट ऑफ द मिड टॉर्सो है, मतलब एब्डोमेन और चेस्ट, वहां पर 12 मर्म होते हैं। बैक पे 14 मर्म होते हैं और सुप्राक्लेविकुलर रीजन मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया में 37 मर्म होते हैं। तो 107 मर्म पॉइंट्स हमारे टोटल रहते हैं। पिक्चर में थोड़ा सा एक ग्रॉसली बताया गया कि कहाँ कहाँ मर्म पॉइंट्स होते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है। इस पिक्चर में हमने कोशिश करी है कि एक पिक्चर में सारी क्लासिफिकेशन को लेने की, सारी तो क्या, पर इसमें 3 डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन हम एक ही पिक्चर से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो उनकी लोकेशन है वो इसमें बताई गई है। दूसरा, अगर आप अपने बाईं तरफ लोअर साइड पे देखें स्क्रीन में, तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि को कलर कोडिंग किया गया है। जैसे कि मैरून कलर में मांस मर्म बताई गई है, रेड कलर में सिरा मर्म बताई गई, और उसी तरह राइट साइड लोअर बॉर्डर पे आप देखोगे तो अंगुल प्रमाण के हिसाब से बताया गया कि अर्ध अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल और पानीतल। तो जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में एक बॉल की तरह आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हृदय मर्म है जो कि सिरा मर्म होता है। तो इसी तरह से बड़ा है इसलिए इसका साइज बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, जो छोटे छोटे हैं बिंदु की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इस एक पिक्चर में हमने टीचिंग पर्पज से, ट्रेनिंग पर्पज से इसको एक पिक्चर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। उसी तरह बैक पे आप देख सकते हो कि 3 क्लासिफिकेशन एक साथ हमने दिखाई है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे गुदा के स्थान पर एक बड़ी बॉल सी दिखाई गई है, क्योंकि ये स्वपाणितल या 4 अंगुल प्रमाण का मर्म रहता है। और अगेन इसमें जो आपका सुश्रुत के हिसाब से बोलें तो मांस मर्म है, और भागवत के हिसाब से बोलें तो धमनी मर्म। तो जैसे अगर हम ऊर्ध्व बाहु की बात करें, अपर लिम्ब की, तो उसमें 11 मर्म पॉइंट्स हमारे रहते हैं, जो कि पिक्चर में थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये एक वेबिनार है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत डिटेल में हम इसमें जा नहीं पाएंगे। पर मुख्यतः सिर्फ लिम्ब की बात करूं तो 11 मर्म हमारे रहते हैं, जिसमें कि क्षिप्र, तलहृदय, पूर्च, पुरशीर, इंद्रवस्ती, फिर हमारा कूर्पर, आणी, पूर्वी, रोहिताक्ष और साथ में कक्षधर। ये 11 मर्म हमारे रहते हैं। तो राइट साइड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं 2 मर्म हमने हाईलाइट करे हैं, जिसमें क्षिप्र मर्म जो कि अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच में रहता है, और मणिबंध जो कि रिस्ट जॉइंट को कहा जाता है। तो इसी तरह लोअर लिम्ब में भी सेम यही 11 मर्म होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि मणिबंध की जगह लोअर लिम्ब में गुल्फ हो जाता है जो कि हमारा एंकल जॉइंट है, और कुरपर की जगह जानू हो जाता है, और कक्षधर की जगह विटअप हो जाता है। बाकी ये 11 मर्म पॉइंट सेम होते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, उनके मर्माघात के लक्षण भी सेम होते हैं। फिर हम बात करें कि फ्रंट ऑफ द बॉडी की, तो उदर और उरु में 12 मर्म होते हैं, जिसमें कि गुद, वस्ती, नाभि।
और आपका हृदय, ये 4 मर्म सिंगल सिंगल होते हैं, और बाकी स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तंभ ये जो हैं 2-2 होते हैं। तो इस तरह से 12 मर्म होते हैं। पृष्ठ में हमारे 14 मर्म होते हैं, जिसमें कि 7 ही मर्म होते हैं बेसिकली, पर क्योंकि वो 2-2 की संख्या में होते हैं इसलिए 14 हो जाते हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से मर्म रहते हैं? अंश, अंशफलक, बृहति, पार्श्व संधि, इंद्रवस्ती, नितंब और कटिकतल। ऊर्ध्व जत्रुगत की बात करें तो टोटल 37 मर्म होते हैं, परंतु देखा जाए तो वो 13 ही मर्म होते हैं, पर संख्या ज्यादा होने की वजह से 37 हो जाते हैं। तो इसमें 2-2 नीलामन्या, 4 मातृकाएं, दोनों तरफ 4-4, तो 8 हो जाती हैं। त्रिकाटिका 2, विदुर 2, फण 2, अपांग 2, आवर्त 2, शंख 2, उत्क्षेप 2, स्थपनी 1, सीमंत 5, श्रृंगाटक 4 और अधिपति 1। तो ये अगेन कलर कोडिंग के हिसाब से समझाने की कोशिश की गई है। अब आते हैं मर्म चिकित्सा क्या है। तो मर्म चिकित्सा करने के कई तरीके होते हैं जिससे कि हम मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने इसको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया है। एक है फार्माकोलॉजिकल, मतलब जहाँ पर आप कुछ दवाएं भी इस्तेमाल कर रहे हैं मर्म चिकित्सा करने के लिए, लाइक कुछ स्नेह यूज कर रहे हो, घी यूज कर रहे हो, लेप यूज कर रहे हो। और एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब जहां पर आप कोई भी दवा भी नहीं यूज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिंपली आप अपने हस्त के द्वारा या और छोटे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप उसको मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो अगर फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो अभ्यंग, उद्वर्तन, एरोमा थेरेपी, लोकल एप्लीकेशंस लाइक लेप, परिचेक, धारा, और हर्बल ट्रीटमेंट जिसमें कि लोकल भी आते हैं और ओरल मेडिसिन भी आती है, जैसे कि शास्त्रीय योग संग्रह में मर्म गुटिका, लघु मर्म गुटिका, इस तरह के योग हमें मिलते हैं। और अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो इसमें पहला तरीका है मर्दन या पीड़न जिसको कहा जाता है, जिसमें कि प्रेशर अप्लाई किया जाता है मर्म बिंदुओं के ऊपर। दूसरा है प्राणिक हीलिंग या एनर्जी हीलिंग, जो कि बेसिकली बिना मर्म पॉइंट्स को छुए आप उसकी प्राणिक ऊर्जा को स्टिमुलेट कर सकते हो। जैसा कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जब आपको दीक्षा देते हैं या गुरु धारण करते हैं तो वो आपके स्थपनी मर्म पे थोड़ा सा टच करते हैं और आप पूरा ऊर्जान्वित महसूस करते हो। तो वो एक तरह से प्राणिक हीलिंग होती है, जो आपको बेसिकली ऊर्जा दी जाती है एक इंसान के द्वारा दूसरे को, या जो बहुत सिद्ध होते हैं जिनकी अपनी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, जिसको बोलते हैं ऑरा जिनका बहुत अच्छा होता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध का ऑरा 118 मीटर तक था, ऐसा स्टडीज बोलती है। तो उस तरह से जब आप इतने सिद्ध हो जाते हो, बहुत सत्व जय हो जाते हो, तो आप मर्म हीलिंग कर सकते हैं। और एक होता है मर्म वेदन, जिसमें कि फाइन नीडल्स को यूज किया जाता है। ये बहुत कम जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है। एक एक करके अगर हम बात करें तो जैसे अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग तो हमारा आयुर्वेद का एक पूर्व कर्म भी है, पर जब मर्म की बात करते हैं तो 3 तरह से इसका यूज किया जाता है। एक होता है सर्वांग अभ्यंग, जैसे होता है जनरलाइज्ड, पूरी बॉडी का अभ्यंग किया जाता है। उसके बाद जो जो मर्म पॉइंट आपके लिए जरूरी होते हैं चिकित्सीय पर्पज से, एक पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से, उन मर्म बिंदुओं पे फिर अभ्यंग किया जाता है। दूसरा तरीका है रीजनल, जैसे कि आपको कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, तो पहले पूरी बैक का अभ्यंग किया जाता है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर मर्म पॉइंट्स पे मसाज की जाती है। फिर तीसरा आता है स्थानिक, लोकलाइज्ड, जैसे कि जो आपका इन्वॉल्व पार्ट है सिर्फ उसके मर्म बिंदुओं का अभ्यंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके सर्वाइकल की इशू हो गया, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होगी, तो उसके लिए हमारा जैसे अंश, अंशफलक मर्म है, कूर्पर है, क्षिप्र है, तो डायरेक्टली हम इन पे अभ्यंग करते हैं। दूसरा आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन भी हमारी एक चिकित्सा का तरीका है, जो कि हमारा नॉर्मली ओबेसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो उद्वर्तन के तरीके को ही हम मर्म पॉइंट्स पे भी यूज करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल एंड हर्बल पाउडर्स आर रब्ड ओवर द मर्म पॉइंट्स इन फॉर्म ऑफ पेस्ट। दिस इज हाईली रिजुविनेटिंग, de-stressing and relax the murm points, remove excess कफ दोष, strengthen the body and helps in reducing weight। तो ये सारे फायदे हमें मर्म पे उद्वर्तन करने से मिलते हैं। एरोमा थेरेपी एक अलग थेरेपी भी है, परंतु एरोमेटिक ऑयल्स को, जो हमारे सूक्ष्म तेल होते हैं, सुगंधी तेल होते हैं, लाइक एला तेल, आपका ये
और जो आपके लहसुन का तेल होता है, इस तरह के जो तेल होते हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं मर्म पॉइंट्स की स्टिमुलेशन के लिए, लाइक अभ्यंग हो गया, स्नेह धारा हो गई, स्नेह पिच्चू हो गया और स्टीम इनहेलेशन हो गया। तो स्टीम लेते समय उसमें भी कुछ एरोमेटिक ऑयल्स डाल देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो है इमीडिएट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि उनका सूक्ष्म होने की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है और जल्दी हमें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। फिर आता है जैसे लेप लगा देते हैं हम। कभी कभी कोई ट्रॉमा का पेशेंट हमारे पास आया, हमें सस्पेक्टेड है कि इसको फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट टूट गया, तो हम वहाँ पे प्रेशर नहीं देते जब तक कि ये डायग्नोज नहीं हो जाता कि क्या दिक्कत है। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमीडिएट रिलीफ के लिए लेप लगा सकते हैं मर्म पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जानू मर्म सूजन लेकर कोई आया, स्वेलिंग लेकर, तो उस पर हम पहले लेप लगा देंगे, स्वेलिंग कम करेंगे, एक्सरे कराएंगे या जो भी हमें निदान करना है, तो पहले ये पता करेंगे कि इंजरी क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे लेटर ऑन अगर हमें प्रेशर टेक्निक अप्लाई करनी है, कुछ करना है, तो पहले हम लेप से काम चला सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, धारा कर सकते हैं, ठीक है, मर्म पॉइंट्स के ऊपर। उसी तरह जैसे मैंने पहले बात की, ओरल मेडिसिन भी हम दे सकते हैं मर्म हीलिंग के लिए। फिर आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो इसकी हम बात करते हैं प्रेशर एप्लीकेशन, प्राणिक और मनोवैज्ञानिक। अब प्रेशर एप्लीकेशन जो है दो तरह से किया जाता है मर्म पॉइंट्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अगर क्योंकि सिंपली इसके लिए आपको कोई ना तो दवाइयाँ चाहिए, ना आपको कोई सेटअप चाहिए। मतलब बहुत सारे सरकारी तंत्र में ये रहता है लोगों का कि जी हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास प्रॉपर स्पेस नहीं है, दवाइयाँ नहीं होती, या हमारे पास थेरेपिस्ट नहीं है कि हम इतना टाइम दे पाएँ। तो वहाँ पर मर्दन चिकित्सा बहुत हेल्प करती है, प्रेशर एप्लीकेशन बहुत हेल्प करती है। इसमें क्या प्रिंसिपल रहता है हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा कि मर्मों पे स्वभाव से ही प्राणों का अधिष्ठान रहता है, तो जहाँ पे प्राण की बात आई तो हम दो तरह से उसको समझ सकते हैं, एक अपनी श्वसन क्रिया से और एक अपनी जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है उसके द्वारा। तो दोनों ही तरीके से हम मर्म को यूज कर सकते हैं। लाइक श्वसन क्रिया के साथ जाते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो रिलैक्स कर दिया जाता है प्रेशर को, और जब एक्सहेल करते हैं तो प्रेशर अप्लाई किया जाता है मर्म पॉइंट पे। फिर अगेन इनहेल करते हुए रिलैक्स कर देंगे, एक्सहेल करते हुए प्रेशर। एक तरीका ये है जिसमें कि हम मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 1.5 से 3 मिनट तक आप एक मर्म पॉइंट पे काम करते हैं। और दूसरा रहता है कार्डियक साइकिल के हिसाब से, जिसमें कार्डियक साइकिल हम सभी को पता है कि 0.8 सेकंड की रहती है। तो हम 0.8 सेकंड के लिए प्रेशर देते हैं, फिर रिलैक्स कर देते हैं, फिर प्रेशर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह से 20 बार हम एक मर्म पॉइंट पे काम करते हैं। मतलब बेसिकली 15 से 25 बार, एक एवरेज के तौर पे 20 बार हम करते हैं। तो वो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा टेंडर है मर्म पॉइंट या सहनन कम है मरीज का, तो हम 15 ही बार करके भी काम चला सकते हैं। और अगर कोई मास मर्म है या बहुत मस्कुलाइन पेशेंट है, आपको लगता है ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई किया जा रहा, तो वहाँ पर आप 25 बार भी स्टिमुलेट करते हैं कभी कभी। तो एवरेज के तौर पर हम 20 बार का एक को लेकर चलते हैं। फिर आती है स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि मर्म से हमें आध्यात्मिक क्या लाभ होता है। तो टच की तो बहुत बड़ी वो है सब चीज़। अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें तो एक एम्पैथेटिक टच से ही शुरू होती है। अगर जब हम नाड़ी पकड़ते हैं किसी की या उसको एग्जामिन करते हैं कुछ करते हैं, तो आपके वो जो आपकी एम्पैथी होती है, आपकी जो करुणा होती है रुग्ण को लेकर, मरीज को लेकर, वो उसको फील हो जाती है कि डॉक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके प्रति, कितनी एम्पैथी से आप उसको मिल रहे हैं। तो उस टच से ही आधी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं किसी किसी के हाथ में शिफा होती है, तो वो कहाँ से आती है, वो एम्पैथी से आती है, हमारी रोगी की तरफ करुणा से आती है। आयुर्वेद में तो हम लोग मानते हैं कि पालेद पुत्र वदेव आतुरम विशक, तो आतुर की जो है पुत्र की तरह रक्षा करते हैं। तो इसलिए टच बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, स्किल टच ऑफ अ सिंसियर प्रैक्टिशनर कैन कन्वे इट्स मैसेज ऑफ गुड हेल्थ थ्रू प्राण इनटू मन, बुद्धि एंड स्मृति. It can further penetrate through अहंकार and convey message through चित्त into the soul. तो बेसिकली चित्त से आत्मा तक बेसिकली जो आपका एक हीलिंग है वो वहाँ पर जाती है, प्राणिक एनर्जी स्टिमुलेट हो जाती है पूरी। तो बेसिकली मर्म पॉइंट्स जो हैं वो बॉडी और माइंड का जंक्शन होते हैं। तो बेसिकली स्टिमुलेशन ऑफ द मर्म पॉइंट्स कैन स्टिमुलेट अनकॉन्शियस बॉडी प्रोसेसेस, सेंसरी रिस्पॉन्सेस और इमोशनल रिएक्शंस।
Treating them can release negative emotions and can remove mental blockages, including those of subconscious nature, like addiction. और एक स्टडी कुछ साल पहले पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि अगर 20 सेकंड से ज़्यादा आपका कोई लव्ड वन, आपका प्रियजन आपको हग करता है, ठीक है, तो आपके नेगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं, आपका दुख कम हो जाता है, आपकी एनर्जी में पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो आप हैप्पी फील करते हो या रिलैक्स्ड फील करते हो। तो ये टच का हमारे को इसका कितना इफेक्ट होता है वो पता चलता है। प्लस आयुर्वेद क्या कहता है, हस्तमेव प्रधानतम यंत्रम। तो हम जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो हस्त से उसको करते हैं हम। जैसे और जो पैथीज हैं लाइक एक्यूप्रेशर है, तो एक्यूप्रेशर के लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो हम लोग वो अवॉइड करते हैं, हम हस्त को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए क्योंकि एक तो प्रधान यंत्र, दूसरा हमारी एनर्जी को ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा साधन जरिया वो है, और टच पेशेंट को हम जब करते हैं तो जैसे हमने बात करी उससे अलग लाभ मिलते हैं। फिर आते हैं अब लाभ क्या क्या होते हैं, मर्म चिकित्सा कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो टू ट्रीट द डिजीज ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन इन ट्रोमेटिक न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल लीजन्स लाइक पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, ऑर्थोपेडिक लीजन्स लाइक PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, टू रिड्यूस द पेन ऑफ नर्व्स, मसल, लिगामेंट्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, मतलब जो बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है मर्म चिकित्सा। टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरफेरेंस, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, महाराष्ट्र में बहुत प्रचलन है पेनलेस टूथ एक्सट्रैक्शन करने का, बिना एनेस्थीसिया दिए वो दांत निकाल देते हैं, रोगी को कोई दर्द नहीं होता। तो वो एक तरह से एक टेक्निक है जिससे कि एनेस्थीसिया उत्पन्न किया जाता है। टू इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स बाय अचीविंग होम्योस्टेसिस, तो जब हम इसको मर्म चिकित्सा को सही तरीके से करते हैं तो होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, आपके सभी स्रोतस प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, षट चक्र सही तरीके से स्पिन करते हैं। टू मैनेज रिड्यूस द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, इंसोम्निया, तो इनमें भी हमें बहुत लाभ मिलता है। जैसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन है या अर्ली स्टेजेस ऑफ इंसोम्निया है, तो इसमें मर्म चिकित्सा से ही कई बार बिल्कुल ठीक हो जाता है रोगी और आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। टू एक्टिवेट द माल डेवलप्ड और डिफॉर्म्ड बॉडी पार्ट्स और मस्कुलेचर लाइक माल डेवलप्ड पार्ट कोई आपके बॉडी में, छोटे बच्चों में जो बोलते हैं पाँव अशुखुर की तरह मुड़े रहते हैं जिसको क्लब फुट कहा जाता है, या टेलिपस इक्विनोवेरस सिंड्रोम कहा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें भी इससे लाभ मिलता है, ठीक है। दे कैन बी यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी, रिजुविनेशन ऑफ माइंड, रिलीव स्ट्रेस एंड प्रमोट मेडिटेशन, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत लाभदायक होते हैं मर्म चिकित्सा। पेन मैनेजमेंट, तो ये भी स्वतः ही लिखा है, मर्म चिकित्सा वेदना हरणे श्रेष्ठ। तो ये कौन सी वेदना की हम बात कर रहे हैं, जो कि मस्कुलोस्केलेटल पेन होती है। तो बेसिकली मर्म चिकित्सा वात को पैसिफाई करने में हेल्प करती है, और हमने पढ़ा है वातात रिते नास्ति रुजा, तो रुजा के लिए जब हम वात को कम कर लेते हैं तो रुजा अपने आप कम हो जाती है। प्लस अगर साइंटिफिक लॉजिक की बात करें तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज सेंसरी फाइबर्स from peripheral tactile receptors can depress transmission of pain signals from same body areas. So MERM stimulation probably induces psychogenic excitation of central analgesia system. मतलब बेसिकली हम जब मर्म चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट बॉडी का जो है पेन थ्रेशोल्ड वो बढ़ जाता है, प्लस जो हमारा एनाल्जेसिया सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहाँ से खुद ब खुद ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो पेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, लाइक ओपियोइड्स, एंडोर्फिन्स। तरीका क्या है, कैसे हम मर्म चिकित्सा करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करेंगे प्रॉपरली, फिर मर्म पॉइंट को लोकेट करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीका इस्तेमाल करें। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक है अंगुल प्रमाण के द्वारा जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और तो उसमें पेशेंट का अंगुल प्रमाण लिया जाता है और उसके हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आणी मर्म की बात करी कि आणी मर्म जो है पूर्व पर से 3 अंगुल ऊपर होता है या जानू से 3 अंगुल ऊपर होता है, तो 3 अंगुल क्या होंगे? पेशेंट के अंगुल प्रमाण। तो पेशेंट का आप अंगुली प्रमाण लोगे और उसके हिसाब से नापोगे कि 3 अंगुल कहाँ तक होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सरफेस एनाटॉमी याद करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी एंगल ऑफ लुइस है फ्रंट ऑफ द चेस्ट में,
जहाँ पर हमारा स्टर्नम का मेनिब्रियम स्टर्ना है और बॉडी ऑफ स्टर्नम का जंक्शन होता है, तो वहाँ पर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है। ये सभी के लिए एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, लैंडमार्क है। तो जितने ऐसे लैंडमार्क बॉडी में होते हैं उनके हिसाब से भी हम मर्म पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं, उससे आप कभी गलती नहीं करोगे। तो पहले लोकेशन डिसाइड कर लिया हमने, उसके बाद आप फिर क्या करेंगे, अब चूज करेंगे कौन से तरीके से मर्म चिकित्सा हमें करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि इस पेशेंट में हमें अभ्यंग मेथड पे जाना है या मर्दन चिकित्सा करनी है या लेप लगाना है, पिच्चू करना है, वो डिसाइड करेंगे। जैसे अगर छोटा बच्चा आया है तो छोटे बच्चे पे हम प्रेशर नहीं लगा सकते, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिच्चू का इस्तेमाल करते हैं, धारा का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। किसी को ट्रॉमा लेके आया, जैसे मैंने पहले भी बात करी, तो वहाँ पर लेप लगा देंगे, तो हम प्रेशर नहीं देते। अब इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है आज तक मर्म चिकित्सा पे, तो CCRS ने बाकायदा इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जिसपे कि इस पे कैसे आगे रिसर्च करना है, क्या करना है, वो हुआ। उसके बाद एक देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम ने बताया कि मैं JIM के लिए रिव्यू करता हूँ, तो एक बार एक पेपर मेरे पास रिव्यू करने के लिए आया जो पहले नंबर पे लिखा है, और मैं हैरान हो गया ये देखकर कि ये पेपर चाइनीज ऑथर ने लिखा है। अब देखिए, हम अभी तक आयुर्वेद के ही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मर्म चिकित्सा क्या होती है, और चाइना के लोग पब्लिश कर रहे हैं पेपर कंपैरेटिव स्टडी ऑन मर्म एंड एक्यूपॉइंट्स। तो सोचने की जरूरत है कि हम लोग यही आत्मचिंतन में ही रह जाते हैं और दुनिया उसका लाभ उठाना शुरू कर देती है। तो चाइना वालों को भी ये पता लग गया कि ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति कितनी इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने खुद ब खुद एक पेपर पब्लिश कर दिया उसके ऊपर। हम अभी तक सोच ही रहे, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क है। सेकंड, एक स्टडी प्रोटोकॉल टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एफिकेसी ऑफ मर्म चिकित्सा अग्निकर्म एंड फिजियोथेरेपी इन अबाहु फ्रोजन शोल्डर में। NIA में भी इसके ऊपर शायद MD में रिसर्च हुआ है अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा के ऊपर, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो भी। और फिर एक अबाहु पे मर्म चिकित्सा की केस स्टडीज पब्लिश हुई है। एफिकेसी ऑफ मृदु संवहन ओवर तक्कर धारा इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस इंड्यूस्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें कि धारा से भी ज्यादा जो मृदु संवहन जब स्थपनी मर्म पे किया जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपरटेंशन। फिर एक ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट ऑफ तल हृदय मर्म, ये BHU में एक स्टडी हुई थी। फिर एक और स्टडी आपकी अबाहु के ऊपर मर्म चिकित्सा की स्टडी है। एक स्टडी अभी हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि बेसिकली केमिकल चेंजेस को फाइंड आउट कर रहे हैं कि मर्म चिकित्सा से क्या होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी रिसर्च वर्क इस पे हो रखा है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने पारुल यूनिवर्सिटी से PG करा, तो उसने डिस्मेनोरिया पे मर्म चिकित्सा का इफेक्ट देखा। तो बहुत सारा रिसर्च वर्क अब हमें मिलता है। एक केस स्टडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो इसमें एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडी लेकर वो अपने साथ आया था। तो ये नर्व कंडक्शन, ये एक्सीडेंट का केस था, 6 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें इसका स्कैपुला का फ्रैक्चर हो गया और टीयर हो गया इसका टेंडन का शोल्डर के अराउंड। तो वो सारा मैनेजमेंट किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में दिल्ली में किया गया और फ्रैक्चर वगैरह मैनेज हो गया, परंतु उसके 6 महीने बाद तक भी इसकी जो शोल्डर मूवमेंट है वो नहीं आ रही थी, बहुत रिड्यूस थी इसकी शोल्डर मूवमेंट, सिर्फ 15 डिग्री ये मूव कर पाता था और बहुत पेनफुल था। तो इसकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कराई, तो उसमें क्या मिला कि प्योर मोटर एक्सोनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट बाइसेप्स एंड लेफ्ट एक्सिलरी नर्व्स। तो ये रिपोर्ट लेकर पेशेंट हमारे पास आया। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में इसका व्यवस्था पत्र है। तो हमने इसको बिल्कुल बेसिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मर्म चिकित्सा स्टार्ट करी। तो पहली स्टडी सिटिंग में पहले हमने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इसकी एग्जामिनेशन करी, एंगल मेजर करते हैं हम जॉइंट का। तो देखा कि इसका जो शोल्डर की फ्लेक्शन है वो केवल 105 डिग्री थी और जो इसका एबडक्शन है वो सिर्फ 85 डिग्रीज था, जबकि नॉर्मल रेंज क्या है 180 डिग्री। फिर हमने इसकी मर्म चिकित्सा करी, तो पहली ही सिटिंग के बाद इसकी जो फ्लेक्शन और एबडक्शन है दोनों 120 डिग्री हो गया, मतलब एबडक्शन 35 डिग्री बढ़ गया एक ही सिटिंग में। उसके बाद जब हमने फर्दर सेकंड सिटिंग करी तो और बढ़ा, और करते करते 5वीं सिटिंग तक इसका जो फ्लेक्शन है वो 165 डिग्री हो गया और एबडक्शन जो है 140 डिग्री हो गया। उसके बाद फिर हमने एक हफ्ते बाद पेशेंट को बुलाया तो दोनों ही 165 डिग्री हो चुके थे। फिर ऐसा ही करते करते इसको हफ्ते हफ्ते में फिर बुलाना शुरू किया, तो 1 महीने बाद पेशेंट की पूरी 180 डिग्री
रेंज ऑफ मूवमेंट आ गई। तो ये तो था क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, जो कि पेन उसका कम हो गया, मूवमेंट नॉर्मल होगी। फिर हमने ये जानने के लिए कि बॉडी में क्या चेंजेस हुए अंदर, अगर डीपर लेवल पे, तो एनसीवी स्टडी दोबारा कराई। तो जब हमने एनसीवी स्टडी कराई तो इसकी बिल्कुल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई पूरे अपर लिम्ब की। तो आप देख सकते हो कि मर्म चिकित्सा से इसकी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी भी ठीक हो गई पेशेंट की, तो नर्व्स ने भी प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया और इसकी ये भी ठीक हो गया। तो एक बड़ा टिपिकल और अच्छा केस था ये, जो कि मर्म चिकित्सा से बहुत सही इसको रिलीफ मिला। इसी तरह एक और केस हमारा ब्रैकियल प्लेक्साइटिस का था, जो कि मैंने अभी पब्लिश भी किया है, आईजेएम में पब्लिश हो गया इस साल। तो ब्रैकियल प्लेक्साइटिस भी एक टिपिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो आपका इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रैकियल प्लेक्सिस में, नर्व्स में। इसमें क्या मिलता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ मोटर प्लस माइनस सेंसरी लॉस ऑफ वन और मोर नर्व्स originated by the brachial plexus. There is acute onset of shoulder pain followed by weakness and sensory loss of shoulder और upper extremity. तो बेसिकली एक पेशेंट हमारे पास आया जिसको कि जो कि स्ट्रीट वेंडर था, ठेला चलाने वाला था। उसको जो उसका मसल मास है वो कम हो गया शोल्डर के पास और पेनफुल था बहुत, तो उसका पावर कम हो गई। तो उसने फिर ट्रीटमेंट लिया मॉडर्न साइड में, पर उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। पर जब हमारे पास आया तो अगेन वो रिपोर्ट लेकर आया था जिसमें कि पहले से एनसीवी ईएमजी हो रखा था, तो उसमें डायग्नोज हो रखा था कि ब्रेकियल प्लेक्साइटिस है इसको। तो 3 फरवरी 2022 की एनसीवी रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि लेफ्ट एक्सिलरी एंड मस्कुलोक्यूटेनियस एक्सोनल न्यूरोपैथी और एबनॉर्मल ईएमजी स्टडी with ongoing active denervation without re-innervation in the above nerve distribution. So diagnosis was possible left trunk brachial plexitis. अब अगर आप इसको देखें तो अब बाहुक में दो फीचर जो मिलते हैं, एक की मास शोष हो जाता है और दूसरा जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, तो वो दोनों ही इसमें मिलते थे। तो ये इसकी एनसीवी की रिपोर्ट्स हैं जो ये साथ लेकर आया था जब ट्रीटमेंट शुरू किया फरवरी में। उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट जब लिया मार्च में हमारे पास है, फरवरी में इसकी रिपोर्ट हुई थी, इसको मर्म चिकित्सा पे डाला। तो इसके बाद इसकी अप्रैल 5, 2022 में देयर वाज मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स लेफ्ट एक्सिलरी डेल्टॉइड एंड लेफ्ट मस्कुलोक्यूटेनियस बाइसेप्स एम्पलीट्यूड मेजरमेंट्स। तो ये एक कंपैरेटिव टेबल की हम अगर बात करें तो जो इसका एक्सिलरी नर्व का CMAP था, मतलब आपका एक्शन पोटेंशियल जो था, वो 1.6 था फरवरी में, और जो कि ट्रीटमेंट के बाद हो गया 4 मार्च को आपका 2.8, और जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में था वो था 0.9, वो इम्प्रूव होके हो गया 5.2 मिलीवोल्ट्स। तो ये क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ पेशेंट के नर्व कंडक्शन में। सो ये पेपर हमने अभी पब्लिश कर दिया IJAM में, तो आप तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप मेरा नाम डालेंगे या ब्रैकियल प्लेक्साइटिस मर्म चिकित्सा ब्रैकियल प्लेक्साइटिस डालेंगे तो अभी जुलाई में ही पब्लिश हुआ है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मर्म चिकित्सा को पॉपुलराइज करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व इन डिफरेंट ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस इन अ लार्ज स्केल। In present time, development of worm therapy is harmless, cheapest and easiest therapy, and it is the best way to offer our services to the society, क्योंकि कोई खर्चा नहीं हो रहा मरीज का, कोई वो नहीं हो रहा और बहुत जल्दी उसको हम लाभ दे पा रहे हैं। It is simple to learn this medicine and surgery less option, but सिंपल के साथ साथ इसमें थोड़ा ध्यान देके सीखने की जरूरत है। इसको नुस्खे की तरह करेंगे तो डेफिनेटली आपको ना तो उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मारेंतीति मरवाणी भी कहा गया है। तो जो लोग सही तरीके से नहीं सीखकर और इसको एक नुस्खे की तरह इस्तेमाल करते हैं वो इससे ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते। तो क्या ज़रूरी है, एक तो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इसको सीखा जाए, किया जाए। दूसरा, इनिशियली वन कैन लर्न एंड प्रैक्टिस सेल्फ मर्म थेरेपी, स्व मर्म चिकित्सा पहले सीखनी चाहिए, अपने ऊपर कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। Self murm therapy is a very potent prophylactic measure to prevent the illness. It can be learnt with very simple practices and yogasans. तो अपने ऊपर करके दो लाभ होते हैं। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करते हैं, कितना प्रेशर देते हैं। तीसरा कि दर्द कितना होता है, ताकि जब आप रोगी पे काम करो तो आप उसको उस तरह से हैंडल करो। मर्म थेरेपी should be applied cautiously and gently in acute neurological lesions.
तो न्यूरोलॉजी जहाँ पे इन्वॉल्व होती है वहाँ पर कॉशियसली करना चाहिए, तो पहले अच्छे सीख कर उसके बाद ही उन केसेस में हाथ डालना चाहिए। ये देखिए हरियाणा में बहुत सारी वर्कशॉप्स कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये रेवाड़ी का एक वर्कशॉप थी जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए रखा गया था कैंप। तो वहाँ पर अगले दिन का न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ थी। तो आप देख सकते हैं एलोपैथी को चैलेंज दे रही ऋषि मुनियों की आयुर्वेद मर्म चिकित्सा। तो हमने वहाँ पे लाइव पेशेंट्स पे डेमोन्स्ट्रेशन करा, तो बहुत अच्छा लाभ वहाँ पे मिला। तो कई रोगी ऐसे भी आए जो साल डेढ़ साल से परेशान थे और वहाँ पर एकदम से बहुत खुश हो गए। तो इसलिए जो रिपोर्टर्स वहाँ पे आए थे, और ये सौभाग्य मुझे फॉर्चुनेटली आदरणीय बलदेव सर की वजह से ही मिला था, बिकॉज उस समय वो डायरेक्टर हुआ करते थे हरियाणा में। तो ये भी उसके बाद नेशनल लेवल स्टेट लेवल की वर्कशॉप हुई गुड़गांव में। उसमें भी हमें बहुत अच्छा मीडिया कवरेज मिला, क्योंकि अगेन वहाँ पर लाइव कैंप था, पेशेंट्स को हमने वहीं पे ट्रीट करा, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले। और गुड़गांव में तो इवन जो सिविल हॉस्पिटल के साथ ही आयुष की सेंटर था, तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे वो भी अपना मन चिकित्सा उन्होंने करवाई और बहुत खुश हुए। उसके बाद फॉलोअप भी किया उन्होंने, मेरे पास फिर से आए। तो काफ़ी हमें इससे लोगों तक इसको पहुंचाने में हेल्प मिली। ये मर्म यूनिट हमने चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में शुरू की थी 2016 में। तो नॉर्थ इंडिया की शायद पहली यूनिक मतलब एक एक्सक्लूसिव मर्म चिकित्सा इकाई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सत्येंद्र जैन, उनकी भी मर्म चिकित्सा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। तो वो पूछने लगे कि ये मर्म चिकित्सा क्या होती है, क्या है वो। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करा, तो उन्होंने शायद टेस्ट करने के लिए बोला कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैंने उनसे बोला कि सर अगर थोड़ा समय आप देंगे तो मैं ज़रूर कुछ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने किया तो उसके बाद वो बहुत खुश हुए। तो ये पिक्चर मेरे पास एक एसेट के रूप में। मेरी मर्म चिकित्सा के ऊपर 2 पुस्तकें हैं पब्लिश हुई। तो ये एक इंग्लिश वर्जन है जो कि 2018 में पब्लिश करी थी और अमेज़न पे अवेलेबल है। ये इसका हिंदी वर्जन है जो कि उसके बाद 2019 में लिखा गया था। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मर्म के वीडियोस देखने हो, केस स्टडीज देखनी हो कुछ, तो वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो अपने इस व्याख्यान को मैं ख़त्म करता हूँ इसके साथ। चिकित्सात पुण्यतमम ना किंचित अपि सुश्रुमा, आचार्य सुश्रुत का उत्तर तंत्र का आखिरी जो वर्ष है हमारा, उसने क्या बोला कि चिकित्सा से पुण्यतम कोई भी चीज़ इस जहान में नहीं। तो हम सभी को भगवान धन्वंतरी ने आशीर्वाद दिया है कि हम ये पुण्यतम कार्य कर पाते हैं। तो मर्म चिकित्सा इसके लिए बहुत ही एक पोटेंट वेपन है हमारे लिए, जिससे हम काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, आप सभी ने बड़ा पेशेंटली सुना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही बढ़िया लेक्चर और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को वो अच्छा मार्गदर्शन कर पाएगा। और बुक सहित आपने चैनल का भी बताया, तो मुझे लगता है कि वो वास्तव में बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग उसको एप्लीकेबल ऐसे अपनी प्रैक्टिस में भी ला पाएंगे। जी कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और अभी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। जी और बीच बीच में भी एक दो पार्टिसिपेंट्स ने किया था, मगर आप सभी जानते ही हैं कि हम सबसे लास्ट में अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। और आप इसका यहाँ अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना, तो हम यहाँ से भी ले लेंगे। डॉक्टर अनसुईया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छी तरह सुना और प्रेजेंटेशन की सराहना भी की। मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते ज्वाइन करने के लिए। आप सीनियर पत्रकार हैं और बहुत बार हमारे आयुर्वेद को लेकर काफ़ी अच्छी उनकी रुझान रहती है, दृष्टिकोण रहता है। और हमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे दिन आएंगे। डॉक्टर प्रीति तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुनव्वर जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और आप उससे बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं दर्द है ना, क्योंकि एक बहुत अच्छा अपने पुराणों में भी एक सेइंग्स है कि
करने के बराबर है। और अपने यहाँ राजे जो दिग्विजय ऐसे यमराज वगैरह होते थे, वो भी एक ही अश्वमेध यज्ञ पूरी पीढ़ी में लोग कर पाते थे। तो आप देखिए कि यहाँ दर्द से मुक्ति से बहुत ज्यादा हमें एनकरेज किया गया है कि हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुदेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल। सर, आई जस्ट वांट टू नो कि सेरेब्रल पैल्सी में इसका कोई रोल है नंबर थेरेपी का? हाँ मैम, ये सेरेब्रल बड़ा पैल्सी एंड एजिंग प्रोसेस लाइक पार्किंसन एंड अदर थिंग्स, इनमें कैसे करें, कौन से नर्व हम प्रेस करें, जी, स्टिमुलेट करें कुछ? थैंक यू, धन्यवाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, बिकॉज ये दोनों जी ही जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, और सेरेब्रल पैल्सी में क्योंकि प्रॉपरली ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है या डिलेड होते हैं माइलस्टोन जो, तो उसमें करने के लिए हम जो ऊर्ध्वजत्रुगत हमारे मर्म पॉइंट रहते हैं, उनमें स्पेसिफिकली स्थपनी और अधिपति मर्म का बहुत ज्यादा रोल रहता है, और उसके साथ साथ तलहृदय मर्म जो आपका लोअर लिम्ब का रहते हैं फुट में, उसका बड़ा रोल रहता है, और साथ ही कूर्च मर्म का भी कुछ रोल उसमें रहता है। इसके साथ सीमांत मर्म को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जानते हैं छोटे बच्चों में फोंटेनेल्स खुले रहते हैं, तो फ्यूज नहीं हुए थे, तो उसमें शिरोपिच्चू के तौर पर हम मर्म स्टिमुलेशन करते हैं इसका सीमंत मर्म का। उसके अलावा स्थपनी और अधिपति पर हल्का अभ्यंग किया जाता है मेध्य द्रव्यों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि बला सुगंधा लाक्षादि या ब्राह्मी तेल को इस्तेमाल करते हुए हम उसमें यूज करते हैं। और जहाँ तक एजिंग की बात करी आपने, जो कि ओल्ड एज का एक वो है जहाँ पर वात दोष की वृद्धि हो जाती है, रुक्षता हो जाती है, प्लस आपका नर्वस सिस्टम जो है डिरेंज होने लगता है, तो वहां पर भी अल्टीमेटली स्थपनी, अधिपति और सीमंत मर्म का बहुत रोल रहता है। उसके साथ साथ हम तल हृदय दोनों, अपर और लोअर लिम्ब के स्टिमुलेट करते हैं, जो कि हमारे अग्नि को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। तो इन सभी मर्म पॉइंट्स का हमारा रोल रहता है उसमें, तो उससे लाभ मिलता है। परंतु ये समझने की जरूरत है कि दोनों ही कंडीशन क्योंकि क्रॉनिक है, और एक जो है वो माइलस्टोन डेवलप नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली, और एक में डीजनरेशन हो रही है, तो इंस्टेंट लाभ अगर हम चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा संयम रखना होगा, कुछ लगातार कुछ महीनों तक आपको ये करना होगा डेली। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पेशेंट के या पेशेंट के जो नियर अटेंडेंट होते हैं उनको सिखा देते हैं थोड़ा, जितना कि जिससे नुकसान ना हो, और वो रेगुलर उसको डेली बेसिस पे करते हैं तो डेफिनेटली लाभ मिलता है। और अपने पास फॉलोअप में एक एक हफ्ते में पेशेंट को बुलाते रहते हैं, तो इस तरह से उसमें मर्म चिकित्सा की जाती है। थैंक यू सर। सर, ये इंसोम्निया में भी ऊर्ध्वजत्रुगत यही स्थपनी, अधिपति, तलहृदय और जी, इंसोम्निया में हाँ। बहुत ही अच्छी चिकित्सा है मर्म चिकित्सा। कई पेशेंट्स टेबल पे ही सो जाते हैं जब आप करने लगते हैं, तो इसके लिए जो मैंने आपसे यूट्यूब लिंक शेयर किया उसमें सेल्फ मर्म थेरेपी डिस्क्राइब की हुई है एक उसमें एपिसोड में, तो अगर वो आप देख लें तो आपको इंसोम्निया में पता चल जाएगा कैसे खुद की वो करनी है। मर्म पॉइंट जो इंसोम्निया में रहते हैं वो स्थपनी और अधिपति सेम रहता है, उसके साथ तलहृदय भी सेम रहता है। कभी कभी हम उसमें विदुर मर्म को ऐड करते हैं या क्रिकाटिका मर्म को ऐड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन कैसी है, परंतु ये तो रहते ही है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर सुजाता भागवत जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो हेलो। जी। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर भुवनेश कुमार जी। हेलो भुवनेश जी शर्मा, आप अपना पूछ सकते हैं। डॉक्टर भुवनेश जी अभी हमारे इस व्याख्यानमाला के इमरजेंसी स्पीकर भी है। बहुत बार आपने जब स्पीकर है ना, जैसे कहीं इंटरनेट इधर उधर हुआ, कोई अचानक काम आ गया, कई बार जी, कनेक्ट नहीं हो पाते, तो हमने बहुत बार डॉक्टर भुवनेश जी की सेवा ली। और आप जैसे लोग हमेशा
साथ देते हैं, इसलिए ही ये व्याख्यान माला चल रही है। तो डॉक्टर जी भुवनेश, डॉक्टर दीक्षा और डॉक्टर विकास, तीनों ऐसे बच्चे हैं और टीचर भी है बाई चांस तीनों। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साथ है, तभी 9 साल से चल सकती है, वरना ये ज्ञान यज्ञ चल नहीं पाता। जी और मैम। शायद वो वैसे ही भुवनेश जी से हैंड रेस हो गया होगा। डॉक्टर सुदेश मैम जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने शायद दूसरी बार हैंड रेस किया। नो मैम। अच्छा, नहीं किया, सर ओके। आपने ये वैसे देखा है इसमें सेरेब्रल पैल्सी में, हैव यू सीन रिजल्ट्स प्रैक्टिकली? मैम देखिए ऐसा है कि रिजल्ट्स तो मिलते हैं, परंतु ऐसा हाँ, कि जो नॉर्मली जैसे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो हमारे पास हर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, तो नॉर्मली सेरेब्रल पैल्सी के इंडिविजुअली पेशेंट नहीं देखते हैं ना, तो इसलिए ऐसा कहना कि सिर्फ मर्म चिकित्सा से मैंने लाभ देखे हैं, तो वो एक्चुअली हम लोग दोनों चीज़ें मिलाकर, क्योंकि जो बाल रोग के लोग हैं वो उनको ट्रीट करते हैं जैसे स्पेसिफिकली, उसके साथ मर्म चिकित्सा ऐड करते हैं, तो जो हमने ये पाया है कि जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो कम हो जाता है। जैसे अगर किसी रोगी को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 6 महीने में लाभ मिलेगा, तो उसको 6 महीने की जगह 3 से 4 महीने में लाभ मिल जाता है। तो ये फायदा मिलता है मर्म चिकित्सा उसके साथ करने से, जो हमारी आयुर्वेद की बाकी चिकित्सा है ना, जैसे पंचकर्म करते हैं या और चीज़ें, तो उसके साथ साथ करने से उसका दोनों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, सधर्मी चिकित्सा हो जाती है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर अलका मेहता जी पूछ रही है, कैन वी इंक्रीज अवर मेमोरी बाय स्टिमुलेटिंग मर्मर एंड विच आर दोज मर्मर्स? देखिए अब मेमोरी की बात करें तो अगेन आपका मेमोरी वीक होने का एक कारण ये रहता है कि आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, या आपका कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस रहता है, या ठीक है धीर धृति स्मृति, तीनों में से कुछ ना कुछ बेसिकली स्मृति गई हुई है तो कम है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर काम करना पड़ेगा हमें। तो एक तो जो स्ट्रेस की हमने बात करी वो वाले मर्म इसमें रहते हैं, साथ के साथ हम इसमें अपांग मर्म को भी यूज़ करते हैं, बिकॉज जो अपांग मर्म है वो हेल्प करता है हमारा फोकस इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो आपकी मेमोरी एनहांस करने के लिए लाभ मिलता है उससे। बाकी स्थपनी और अधिपति का तो रोल है ही है, उसमें बहुत अच्छा रोल है, परंतु इसमें भी आपको समझना होगा कि ये डेली होनी चाहिए, प्लस सेल्फ मर्म थेरेपी आप सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, कि रेगुलर आप करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और मैंने डॉक्टर मनीषा ने कहा था यूट्यूब चैनल डाल दीजिए, तो मैंने यूट्यूब चैनल अपना डाल दिया है। बहुत सारे समर्पित भाव से दिए गए अनेक स्पीकर के व्याख्यान वहाँ उपलब्ध है, मोर देन 225, और आप उसको सुनकर, पढ़कर, समझकर अप्लाइड फॉर्म में लाएंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो बहुत मेहनत से मिला हुआ ज्ञान उसको आपके व्याख्यानों से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। दीपिका जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। पूछिए। एपिलेप्सी के केस में सर, जैसे बच्चों में होती है खास करके, तो एपिलेप्सी के केस में कौन सा मर्म करेंगे मिली? देखिए एपिलेप्सी में जो हमने डिलेड माइलस्टोन्स की बात की ना, मर्म पॉइंट वही रहेंगे, अगर आप पर उसमें ऑयल चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपको, और दूसरा एक तरीका क्या फ़र्क आएगा उसमें कि आपको जो अभ्यंग वाला मेथड अगर आप लेते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करना होगा उसमें, ठीक है, नॉर्मली हम अभ्यंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, पर उसमें एंटी क्लॉकवाइज आपको उन मर्म पॉइंट्स को यूज़ करना है, ठीक है, प्लस आपका जो ये है तल हृदय मर्म फुट वाला, उसको बहुत अच्छे से उसके साथ साथ फुट का ही कूर्च मर्म को भी स्टिमुलेट करना है, दोनों पे ही काम करना क्योंकि पड़ेगा। सर मेरे पास जो बच्चा है, ही इज हार्डली 6 ईयर ओल्ड, हम्म और उसका विभत्स दर्शन के बाद में मतलब हम्म एपिलेप्सी का अटैक आना शुरू है अक्टूबर 2023 से, हम्म, तो इस वजह से। जी। और और उसमें ना मैम हेतु तो आप काफी मिलेगा। जो जी सर। श्रृंगाटक मर्म मतलब बेसिकली थ्रू नस्से ही होगा वो, अगर आप श्रृंगाटक का सुश्रुत का एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो उन्होंने लिखा है नस्से की जो उसका लाभ बताया गया नस्से का, तो उन्होंने क्लियर कट लिखा कि जब हम नस्से के थ्रू ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो श्रृंगाटक मर्म को अपलावित करता है, जो कि हमारी चारों इंद्रियों जिसमें चक्षु, जिह्वा, कर्ण
रहता है और नासा, इन चारों को आप्लावित करता है और जिसके थ्रू हमारे को पूरी चारों ही इंद्रियों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। तो श्रृंगाटक मर्म का भी बड़ा अच्छा लाभ है और श्रृंगाटक मर्म को हम एक तो नस्य के थ्रू करते हैं, दूसरा चीक बोन्स पे सामने मैक्सिलरी बोन्स पे भी स्टिमुलेट किया जाता है, तो उसको साथ में कर सकते हैं। जैसे गोघृत का नस्य हम इस्तेमाल करते ही हैं उसमें, या पंचगव्य घृत जैसे बताया है, तो उसको आप नस्य के तौर पे भी और बाहर से अभ्यंग भी करते हैं। डॉक्टर प्रीति तोमर जी ने पूछा है कि सर हेडेक में कौन सा मर्म स्टिमुलेशन करें, कृपया बताएं। जी, यहाँ पर बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा ये रूल आउट करना है कि हेडेक हो क्यों रहा है ना, तो उसके हिसाब से फिर हमें करना होगा। नॉर्मली हेडेक में हम लोग जो स्तपनी के साथ साथ शंख जो आपका है और अपांग, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। प्लस अगर ऑसिपिटल हेडेक है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो रही है, या स्ट्रेस हेडेक जिनको हम बोलते हैं, तो पीछे के सिर के पिछले हिस्से में रहती है, तो वहां पर हम क्रिकाटिका मर्म को ऐड कर देते हैं और क्षिप्र मर्म को किया जाता है। इसमें दोनों हाथ के क्षिप्र मर्म को किया जाता है। माइग्रेन जैसे केसेस में बहुत अच्छा लाभ इसमें देखा गया। तो अपांग और शंख मर्म पे अभ्यंग किया जाता है, तो उसको कर सकते हैं। डॉक्टर सुजाता जी ने पूछा है, ये रिकॉर्डिंग मैं लगभग जब जयपुर में रहती हूँ तब तो तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ, मगर बाहर है तो थोड़ा आगे पीछे है। कुछ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कुछ स्पीकर्स की अनुमति नहीं थी तब नहीं की है, और कुछ अचानक लाइट चली गई और कुछ अव्यवस्थाएं रही, उस वजह से नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए, है ना। बाकी के सारे लेक्चर्स 241 से, जब से कोविड के समय में ये ऑनलाइन किया तब से डॉक्टर सुजाता जी सारी ऑनलाइन है, और ये भी अभी थोड़ी देर में आप देख पाएंगे। और मनीषा जी यूट्यूब चैनल भी मैंने लिख दिया है। और डॉक्टर हाँ, एक क्वेश्चन भी है डॉक्टर मनीषा मिश्रा जी का। अभी सर भी किसी यूट्यूब चैनल लिंक की बात कर रहे थे। नहीं बेटा, ये वो नहीं है, ये तो जो विश्व आयुर्वेद परिषद का, ये जो 2015 से 21 नवंबर 2015 से शुरू किया, जिसमें 241 लेक्चर तो ऑफलाइन हुए यहीं जयपुर में, और कोविड की विपदा के कारण ये फिर ऑनलाइन करना पड़ा जब मैं क्वारंटाइन थी। तो इस चैनल पे जो मैंने डाला है वो तो ये है। डॉक्टर साहब एक बार आप अपना चैनल भी रिपीट कर दीजिए, शायद वो जी, आप वाला भी पूछना चाह रहे हैं। मैं मैसेज में लिख दे रहा हूँ मैम, जी जी तो वहां से देख पाएंगे, है ना। हाँ जी हाँ जी, वो अच्छा रहेगा। वैसे तो अगर YouTube पे जाकर आप, जैसे मैंने डाला है कॉन्टिन्यूस डॉक्टर गौरव फुल डालेंगे कैपिटल लेटर्स में, तो मेरा चैनल खुल जाएगा वहाँ पे। ओके जी, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। जी, अलका मेहता जी पूछ रही है कि सर ऑल मर्मास आर स्टिमुलेटेड क्लॉकवाइज। एक्चुअली यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो वेबिनार में डिस्कस करना, बट मोटे तौर पे आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आपको कहीं पे हीलिंग करनी है या किसी प्रोसेस को बढ़ाना है, किसी प्रक्रिया को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, तो आप क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर आपको रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफी हो गई है मसल की, है ना, कफ दोष की ज़्यादा वृद्धि हो गई है, कहीं संग उत्पन्न हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। सर दिस इज द सेम रीजन कि अभी मेरा क्वेश्चन भी था, आपने जी अभ्यंग उसमें एपिलेप्सी में बताया कि एंटी क्लॉकवाइज देना जी है, जी जी तो दिस इज द सेम रीजन दैट वी हैव यस टू यस रिड्यूस यस स्पार्क्स, जी 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 भाई बिल्कुल। एंटी क्लॉकवाइज दे के उसको सप्रेस जी करना है हमें। जी 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 ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू सर। जी देखिए, अगर जब भी हम गट पे काम करना चाहते हैं, हमारे उदर रोगों पे काम करना चाहते हैं, इंटेस्टाइन्स पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छे जो दो मर्म पॉइंट हमारे हैं, एक है इंद्रवस्ती और एक है खुरपर, जो अपर लिम्ब के, ठीक है। इन दोनों को हम स्टिमुलेट करते हैं होम्योपैथ के लिए भी, प्लस ऑब्वियसली साथ में निदान परिवर्जन रहेगा आपका, तो उसके साथ आप
जाएंगे तो इसमें लाभ मिलता है। डॉक्टर मनीषा ने इससे पहले पूछ रखा था मुझसे किया कि टेनिस एल्बो में क्या जी मर्म थेरापी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, टेनिस एल्बो में मर्म थेरेपी करते हैं और काफ़ी इफेक्टिवली करते हैं। बस टेनिस एल्बो में हमें ध्यान क्या रखना है, थोड़ा टेंडर होता है बिकॉज काफ़ी, तो जब इसमें जो बेसिक मर्म पॉइंट यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं इंद्रवस्ती, कुरपर, आणी, ठीक है। तो कुरपर और आणी पे तो नॉर्मल सामान्य जितना हम प्रेशर रखते हैं वैसे ही रखते हैं, बस सॉरी आणी और इंद्रवस्ती पे। और कुरपर पे थोड़ा सा हम दबाव कम देते हैं क्योंकि पेशेंट के लिए वो थोड़ा सा टेंडर ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो जाती है उसको। तो धीरे धीरे फिर उस दबाव को बढ़ाया जाता है सब्सिक्वेंट सेशंस में, तो लाभ मिलता है मुझे। उसके साथ फिर आप थोड़ा सा लेप चिकित्सा भी करते हैं तो और भी अच्छा रहता है। सर कितने दिनों तक करना होगा ये टेनिस एल्बो में अप्रोक्स? यस मैडम सर। लगभग 5 to 7 सिटिंग्स चाहिए होंगी, ठीक है। और मतलब 5 to 7 डेज अगर आप डेली कर रहे हो तो करना होगा। उसके ओके। बाद आप फिर ड्यूरेशन मतलब जैसे 3 दिन 5 दिन पे कर सकते हैं। नॉर्मली किसी ने ओके। शायद क्वेश्चन ये पूछा भी था कि कितने दिन तक मर्म चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसमें देखिए क्या रहता है, सिंपल डिपेंड करता है कि रोग कौन सा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजेनरेटिव डिजीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो वहां पर आप एकदम से बीमारी तो खत्म नहीं कर पाओगे, तो वहां पर थोड़े लंबे समय के लिए हमारे को करना पड़ता है। या कोई हेमिप्लेजिया का पेशेंट आ गया, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर कोई जैसे फ्रोजन शोल्डर लेके आया या थोड़ी सी वैसे मस्कुलर पेन हो रही है, स्टिफनेस हो गई है, तो वहां पर केवल 3 से 5 सेटिंग भी बहुत होती है, उसी में ठीक हो जाता है पेशेंट। तो डिपेंड करता है बीमारी के हिसाब से और कि कितनी हमें कितने टाइम तक करनी है मर्म। बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम इतने देर, आप स्वमर्म चिकित्सा डेली भी करते हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सर 3 मिनट्स ईच मर्म, जैसे अगर आप टेनिस एल्बो के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, अगर आप इसके साथ जा रहे हैं, ब्रेथ के साथ जा रहे हैं, रेस्पिरेशन के साथ जा रहे हैं, मतलब फिर आप हर एक्सहेलेशन पे दबा रहे हो और इनहेलेशन पे रिलैक्स कर दे रहे हो, तो आपको 1.5 से 3 मिनट का टाइम एक मर्म पे देना होगा। ओके, थैंक यू सर। सर ये पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा जैसे हो गई हैं, जी तो जी जी उसमें जस्ट टू इम्प्रूव द पल्मोनरी फंक्शन जी। व्हाट शुड उसमें वी डू? देखिए, एक तो आनी और उर्वी मर्म जो है अपर लिम्ब के, उनका रोल रहता है, और दूसरा स्तनमूल स्तनरोहित की बात करी तो स्तनमूल मर्म का काफी रोल रहता है उसमें। और साथ के साथ क्या बोलते हैं, जो आपका अपस्तम मर्म होता है ना, अपस्तम मर्म बुक के लिए उसने लिखा ही कि ये वो मर्म होता है जहाँ से वायु का वहन होता है। तो ब्रोंकियोल जो आपके रहते हैं उनको डिपेक्ट, उनके ऊपर काम करते हैं इसके थ्रू। तो बेसिकली आणी उर्वी अपर लिम्ब के, और अपस्तंभ और स्तनमूल, इन मर्म पॉइंट्स को किया जाता है। अपस्तंभ और स्तनमूल के लिए एक बहुत अच्छा इसमें ये रहता है कि स्पेशली जैसे जिनको कोविड में ज्यादातर लोगों को न्यूमोनाइटिस हुआ है ना, तो कंसोलिडेशन होगी लंग्स की, तो उसके लिए जैसे तिल के तेल में सेंधा नमक मिला दिया और उसको इस्तेमाल किया तो बहुत उसकी पेनिट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, बहुत जल्दी लाभ मिलते हैं। या फिर जैसे सेंधवादी तेल ही इस्तेमाल करते हैं हम, तो इस तरह की औषधियों को यूज करके अगर करते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलता है। जी जी सर। बेटा आपके सब नाम से किसी ने अभी हैंड रेज किया है या गलती से हुआ है? नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि गायनी में कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो सर का मर्म चिकित्सा का, तो थोड़ा बताएं। जी देखिए, गायनी में बात करें तो डिस्मेनोरिया पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं एक्चुअली, खुद से ही नहीं बल्कि जैसे मैंने भी आपसे एक बताया था, मेरी एक शिष्या थी जिन्होंने एमडी में रिसर्च का टॉपिक ही ये लिया था कि डिस्मेनोरिया पे मर्म चिकित्सा। उन्होंने इस पे अभी शायद बुक भी लिखी है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो हम लोग डिस्कस करते रहते थे जैसे। तो डिस्मेनोरिया स्पेशली प्राइमरी डिस्मेनोरिया पे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। प्लस इनफर्टिलिटी के वो केसेस जहाँ पर मतलब फेलोपियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है परंतु प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन हो नहीं रही, तो जैसे हम मानते जो विलाय होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, उनकी मोटिलिटी से ओवम जो है वहां तक पहुंचता है, यूट्रस तक। तो कभी कभी फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हो आप उसको कि उसकी मूवमेंट विलाय की ठीक ढंग से नहीं होती, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी मर्म चिकित्सा का अच्छा रोल है, जिसमें कि विटप मर्म को स्टिमुलेट किया जाता है। तो ये दो एक्सपीरियंसेस हैं जो गायनेकोलॉजिकल केसेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
बाकी एज सच गायनी के बहुत सारे पेशेंट्स मैंने नहीं डील करे हैं, इसलिए बाकी तो नहीं बोल सकता। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स तो एक्टिवली सुन ही रहे हैं, तो अपने पेशेंट की चिंता भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्यशाली पेशेंट्स के भाग्यशाली वैद्य है जो हमेशा संभाषा परिषदों में भी पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में योगदान करके आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए आप सबका जो सम्मिलित योगदान है, कहीं ना कहीं हम एक दिन बहुत अच्छे मुकाम में पहुंचा ही देंगे। आयुर्वेद के एक मान सम्मान और भारत की, मैं कई बार से कई वर्षों से कह रही हूँ कि राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हो, भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये हम सबके सम्मिलित व्यवहार से, प्रयत्न से, परिश्रम से ये एक दिन जरूर हम इसको एक अपना रूप दे पाएंगे कि भाई हाँ ये चीज़ हो सकती है। डॉक्टर गौरव जी ने अपना वेबसाइट का नाम भी फिर से लिख दिया है, कोई उसमें से कॉपी ऐसे लेना चाहे या स्क्रीनशॉट तो भी हो जाएगा। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसका सेशन का बहुत अच्छा थैंक्स और प्रेज भी की है। डॉक्टर अनसुया, डॉक्टर शशि जी, डॉक्टर गीता जी बेनीवाल, डॉक्टर अलका जी, डॉक्टर चंद्रकला, है ना, बहुत सारों ने किया है, डॉक्टर मनीषा जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जब भी आपको मिलता है ऐसे कि हाँ ये तो नई चीज़ मिली, तो आपको जरूर चैट बॉक्स में लिखना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर साहब तो बहुत अनुभवी है और बहुत सारी वाहवाही पहले उनको मिली हुई है, मगर आपको पता है मैं बहुत सारे स्पीकर को बकअप करके भी बुला के लाती हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रत्येक शुक्रवार को एक चाहिए ना कि नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं। पता है कितने स्पीकर ऐसे भी कह रहे थे कि नहीं नहीं मैडम अभी तो मुझे 5-6 साल ही हुए हैं, क्वेश्चन कुछ आएगा तो मैंने कहा बेटा मैं बैठी हूँ ना, साथ में ही तो हूँ सामने। तो जी और मैं तो अब इस उम्र में ये भी कहती हूँ कि बेटा पढ़ के बताएंगे, है ना, कि जी ऐसा हम नहीं करते कि डांट डूट के भगा दे बच्चों को या चिकित्सक को भी, है ना। तो इसमें क्या है, ज्ञान अगाध है और कई बार नहीं भी पता होता, और कई बार पढ़ के बताएंगे तो 10 पॉजिटिव फैक्टर बताएंगे, ऐसे जुड़ जुड़ के बता देंगे तो 3-4 ही बताएंगे, है ना। तो इसलिए आपको सराहना करनी चाहिए, है ना, क्योंकि पता है किसी की जिंदगी बन जाती है वो, और स्पीकर मेहनत करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है और हो जाते हैं वो सारे, है ना। तो मुझे, क्योंकि मैं 20 साल से टीचर भी हूँ, तो मैंने बच्चों का, चिकित्सक का एक जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, नो डाउट मुझे भी पहला गेस्ट लेक्चर लेते समय बहुत चिंता थी कि पता नहीं ये भगवान क्या पूछ लेंगे, है ना, होता ही है। तो इसलिए सराहना बनती है और आपको तहे दिल से लगती है तो करनी चाहिए, ऐसे वैसे करने के लिए नहीं कह रही हूँ, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का। डॉक्टर गौरव जी आपका भी तहे दिल से विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इनविटेशन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा ज्ञान का वितरण किया, समर्पित भाव से किया। और ये कहीं ना कहीं एक दिन एफर्ट्स जरूर आएगा, है ना। अब 9 साल हो गए हैं, तो मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जब बांस को हम बोते हैं, है ना, बाम्बू बांस को, तो वो 6 साल तक नहीं निकलता है, मगर 6 साल बाद जब वो निकलना शुरू होता है तो वो अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्योंकि मैंने 5-1 साल 6 साल के आसपास में ही किसी विद्वान व्यक्ति से डिस्कशन किया कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बहुत बार मुझे काइंडली ज्वाइन, है ना, द सेशन ऐसा भी व्हाट्सएप के 4-5 ग्रुप्स में जहां मैं डालती हूँ वैसा डालना पड़ता है। और मुझे, है ना, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कई बार स्पीकर बहुत छोटी उम्र के होते हैं, वो कहीं यूं ना कहे कि मैडम मैं और आप दो ही है, आपको क्या पढ़ाऊं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अचानक क्या करूंगी ऑनलाइन, है ना। तो इसलिए रेगुलर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं, है ना, कई बार तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, फिर मैंने कहा यार ऐसा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो स्पीकर का भी मनोबल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो सभी का धन्यवाद और आज के स्पीकर का विशेष धन्यवाद। और डॉक्टर साहब एक ये मैम जी लेक्चर भी तैयार रखिएगा, ठीक है कभी कभी मैम। हो जाती है
जी 10 लोगों में हम पूछ लेंगे। जी मैम, सर आपका बहुत उत्तर वस्ती बहुत पे चाहिए, सर आपका उत्तर अ, वस्ती पे चाहिए एक लेक्चर। अच्छा ठीक ठीक है है, सर, चलो अभी जरूर जरूर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में सर आई वांटेड पर्सनली, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू पर्सनली, पर अब आज बात हो ही रही है। हम्म, जरूर सर, जब भी यूरेथ्रल मौका स्ट्रक्चर। मिलेगा तो जरूर बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। थैंक यू और सर, थैंक यू। मैम का हार्दिक धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत खुशी हो रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हुए। और मैं मैम मतलब अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो स्पीकर जितने भी होते हैं, मुझे लगता है जितना ज्ञान वर्धन इन क्वेश्चन से होता है वो किसी चीज से नहीं होता। जब लोग पूछते हैं या आपके दिमाग को सोचना पड़ता है तो आप वो चीजें भी जान जाते हो जो शायद आप एक टीचर के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज यही होती है कि पढ़ाते पढ़ाते आपको वो चीजें भी समझ आने लगती हैं जो पहले पढ़ते हुए समझ नहीं आई थी। तो शायद उसका कारण वही है कि आपके दिमाग को सोचना पड़ता है उन क्वेश्चंस की वजह से कि कारण क्या है। तो अपनी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती है, मैंने तो यही पाया इतने सालों में कि जितना हम बातचीत करते रहे और लोगों से इन्फ्लुएंस मिलते रहे तो उससे और ज्यादा ज्ञान वृद्धि हो जाती है, आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगती हैं। तो ये तो हमेशा ही मेरे को लगता है कि डरना चाहिए क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि सभी अपने लोग हैं, सभी आयुर्वेद के लोग हैं और अल्टीमेटली हम सभी का एम तो अल्टीमेट आयुर्वेद को ही बढ़ाना है, उसको जनमानस तक पहुंचाना है। और लास्ट में मैम बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे उस रथ को कौन रोक सकता था। तो मैम आपने बागडोर संभाल रखी है इन सारी व्याख्यान को कराने की और यहाँ तक इसको आयुर्वेद को आगे ले जाने की, तो कौन रोक सकता है। ये तो डेफिनेटली हम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे इसमें। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव जी, सही बात पता है, आप स्पीकर, सारे स्पीकर आज तक जी के और पार्टिसिपेंट्स इसकी आत्मा है ना। जी जी मैं पंचमहाभूत हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, जब आत्मा आके जी मिलेगी तभी उसमें अभिव्यक्ति हो पाएगी। जी जी इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने पता है बहुत सारे लोगों को देखा, क्योंकि मैं भी एमडी करने के बाद भी बहुत सारी जगह पे मैंने सीखने के लिए गई हूँ और जी मैंने जनरल प्रैक्टिस भी सीखी गायनी में एमडी होने के बावजूद। और मुझे लगा कि कितने दिनों तक कहीं कोने में खड़े थे, तब हम्म जाके ये चीज मिली है। और देखिए इस डॉक्टर ने एवं ही दे दी है ना, जी जी बातों जी बातों में ऐसी 10 बातें बता दी। तो मुझे जी लगता है कि हे भगवान, बच्चे समझे इन चीजों को, जी है जी ना। जी और आप जी देखिए कि आज 100 का आंकड़ा नहीं मिला था, जबकि एनआईए में आज मुझे जितने बच्चे मिले ना उनको भी मैंने कहा है कि बेटा आज शुक्रवार है, ज्वाइन करिएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि प्यास कैसे पैदा की जाए, है ना। ये कई बार ऐसा लगता है कि भाई क्या मैम करें भाई, एक्चुअली वही है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब तक आवश्यकता नहीं समझेंगे तब तक ये भी आपने बिल्कुल सही जबरदस्ती। कहा। मैं एक बार बलदेव सर से बात कर रही थी, मैंने कहा सर हम टीचर है इसलिए अच्छे चिकित्सक है, या हम ऐसे चिकित्सक ही जी होते तो भी अच्छे चिकित्सक होते। तो सर जी ने जी 5 सेकंड का पॉज लिया, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम टीचर है इसलिए अच्छे चिकित्सक हैं। क्योंकि जी हर बार वो पढ़ाने जाने से पहले वो टॉपिक रिवाइज करते हैं हम, मैं आज भी करती हूँ कि अच्छा ठीक है आज यहाँ तक कवर करके आएंगे, चाहे यूजी है पीजी है ना, जी पीएचडी की क्लास है। तो सही बात है कि कहीं ना कहीं लगातार रिवाइज करके उसका प्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका मिलता है। जी हमारे मंडल पटल अपने टीचर के खुलते हैं, है ना। ये जी बात आपने बिल्कुल सही बताई कि कहीं ना कहीं चिकित्सक के साथ हम जो टीचर भी है और बहुत सारी जगह पढ़ाते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। एक चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा, मैम अब शेयर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा लेंगे फ्रीक्वेंसी, ये लिंक की फ्रीक्वेंसी ऐसे। प्रीति जी क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डॉक्टर हम प्रीति जी। हम मुझे तो मैम यही लग रहा है, ये कह रही हैं कि अब हम और लोगों से शेयर करेंगे आगे लिंक्स अच्छा को। जी जी अच्छा, जी जी सही बात है। हाँ, वरना इस व्याख्यान माला में गौरव जी कभी ऐसे भी हुआ है कि जी यहाँ ऑफलाइन होता था और एक हाँ। भी बच्चा पढ़ने नहीं आया, नॉट अ सिंगल, है ना। पर और मैम मैंने, पता है, यहाँ से फिर वापस गई, घर नजदीकी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से, और जी मैंने 5 बच्चों को जाके रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा बच्चे ये मेरा पागलपन है कि मुझे ये चलानी ही है, क्या तुम जी आज मुझसे पढ़ोगे।
और आप वाह। सोचिए कि उन बच्चों ने अगर उस दिन मना किया होता तो मैं क्या करती, है ना। जी उस जी दिन जी। कोई नहीं था। नहीं मैम, पर यही डेडिकेशन है जिसने इतने साल तक इसको चला के रखा है और आगे भी चलेगा मैम, चिंता न करें। जी, तो जी बहुत अच्छा लगा, किसी बच्चे ने मना नहीं किया और वो पढ़ने के लिए आ गए, है ना। जी। और एक बार डॉक्टर सखिता जी रसास्त्र में है यहाँ, हम्म। उनका क्लास था और आप देखिए कोई भी बच्चा नहीं आया, नॉट अ हम्म। सिंगल, है ना। तो फिर हम्म। मैंने सखिता जी को कहा, मैंने कहा सखिता जी आज कोई नहीं आया, आज आप मुझसे गायनी पढ़ोगे क्या। मीन्स आप सोचिए कि एक बंदी को मैंने स्पीकर बुलाया है और मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको तब यूटिलाइज करना चाहती हूँ कि जब मेरे पास यहाँ बच्चे हो, है ना। हाँ तो आज हाँ आप गायनी पढ़ोगे क्या। मीन्स एक टीचर को जहाँ स्पीकर बुलाया था मैंने उनको श्रोता बना दिया। और हाँ वो हाँ बहुत काइंड और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने हाँ। इतना खुशी खुशी हाँ बोली कि मैडम मेरे को तो गायनी पसंद ही है ना। अब मुझे मीन्स ऐसा लगता है कि मेरा मन रखने के लिए कहा हो तो भी आज बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो मैंने तभी ऐसे मुझे बहुत याद नहीं है, किया ही होगा, मगर आपको समझ में आ रहा है ना डॉक्टर साहब कि किसको स्पीकर बुला के श्रोता बना देना, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं नहीं मैम, दोस्त ही नहीं थे तब। तो बिल्कुल। चलो खैर, मगर फिर भी स्पीकर आते हैं, आप देखिए कि भाई ऐसा नहीं कहते वो जी। कि नहीं नहीं भाई हम तो नहीं करेंगे, है ना। हम्म। तो हम्म। इसलिए अच्छा रहेगा, कोई नंबर एक बार पूछ रहा है तो मैं नंबर डाल देती हूँ। इस पे अगर आप एक मैसेज डाल देंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। ये नंबर है इस पे, है ना, अपना नाम और थोड़ा सा कि ऐड मी इन ग्रुप, तो मैं आपको कर देंगे, है ना। तो अच्छा रहेगा। और नहीं बेटा मेरा योगदान इतना कुछ बढ़िया नहीं है, बड़ा भी नहीं है ना। मगर मुझे ऐसे लगता है, पता है, मैं अपने जीवन में आयुर्वेद के अच्छे दिन देखना चाहती हूँ, इतना तो है, लालच है उतना। मैम आने लग गए अच्छे दिन। आप तो मुझसे बहुत सीनियर है, बट अभी मुझे लगता है कि पिछले 5-10 साल में ग्रोथ तो हुई है जी और हो भी रही है, दिन प्रतिदिन हो रही है, जी तो जी अच्छा ही है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा पुनः। और धन्यवाद। आगे भी हम जो आज का एक न्यू टॉपिक आपके लिए है, तो मैं फिर डायरी लेके आपसे बात करती हूँ एक बार जी कि जी। कौन सा डेट ठीक रहेगा। और सबसे लास्ट में सभी का धन्यवाद, आज के स्पीकर का हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। तहे दिल से आज के स्पीकर का और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।